ठीक है, चार्ट तो खोल लिया आपने? हाँ जी सर। देखिए मीन लगन का चार्ट है, सन, मरकरी, वीनस एंड जुपिटर, दे आर सिटिंग टुगेदर इन द टॉरस साइन इन द थर्ड हाउस. जुपिटर इज वीक, हाँ जी। मरकरी इज रेट्रोग्रेड एज वेल एज कॉम्बस्ट विद द सन. कंबशन अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए कि मरकरी 7 डिग्री 26 मिनट्स का है, सन है 11 डिग्रीज का, यस सर। तो क्लोज टू 4 डिग्रीज अपार्ट है, वेरी क्लोज कंजंक्शन है. तो मरकरी को भी प्रॉब्लम काफी अच्छी खासी है, फुल्ली कंबस्ट है वो, यस सर। लेकिन रेट्रोग्रेड है. और अगर वीनस की बात किया जाए तो वो 25 डिग्रीज है और सन हाँ 11 जी। डिग्रीज है, तो अप्रोक्सीमेटली 13 डिग्री अपार्ट, 13 टू 13.5 डिग्रीज. तो वीनस जो है कंबशन में तो नहीं आया, लेकिन सन वीनस का स्ट्रॉन्ग एनिमी है, ये ध्यान रखिएगा. एक बात जो है, जुपिटर की अगर बात करी जाए तो जुपिटर की जो डिग्रीज हैं 21 डिग्रीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री अपार्ट फ्रॉम सन. तो लेस देन हाँ 11 जी। डिग्री आ गया तो जुपिटर तो कॉम्बस्ट हो गया सन से, तो जुपिटर जो है काफी वीक पोजीशन में चला गया. ठीक है, जब मरकरी रेट्रोग्रेड है तो मरकरी कहाँ जाएगा? सेकंड हाउस में जाएगा, जो कि मंगल की राशि है. और जैसे ही मंगल की राशि में जाएगा तो मंगल के साथ में हाउस एक्सचेंज कर लेगा, क्योंकि परिवर्तन एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे. ठीक है ना? तो मरकरी विल शिफ्ट टू दी फोर्थ हाउस, जो कि चंद्रमा की जगह है, और मार्स विल मूव इमीडिएटली टू दी वीनस हाउस. दैट मीन सेकंड हाउस, काल पुरुष की कुंडली का वीनस सेकंड हाउस है. मंगल का अपना घर है, मंगल का वहां पे राज्य स्थापित हो गया. मंगल और बुध दोनों के दोनों थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं. और थर्ड हाउस किसका हाँ होता है? जी। छोटे भाई बहनों का या सिबलिंग्स का होता है. ठीक है, सूर्य वहां पर बैठा हुआ है तो क्या मतलब हो गया कि दैट मीन्स देयर इज ए कोरिलेशन विद समबडीज एट द फादर्स साइड. जुपिटर साथ में बैठा है तो फादर की साइड में भी कोई बड़े लोग हैं. एल्डर ब्रदर हो सकता हाँ, एल्डर भी हो, कुछ भी हो. मतलब किसके कंपैरिजन में? नेटिव के कंपैरिजन. बिकॉज हम तो नेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो नेटिव के लिए एल्डर होंगे. सूर्य ने कंजॉइन किया है मरकरी को, जुपिटर को और वीनस को, और मार्स इन द सेकंड. सन हैज मार्स इन द सेकंड. है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फादर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों होंगे. हाँ जी। तो ये बात कंफर्म हुई कि फादर के ब्रदर एंड सिस्टर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं. अब ये जो हमने कहानी बताई थी आपको रेट्रोग्रेशन की, रेट्रोग्रेड मरकरी मूव्स इनटू एरीज साइन, thereby involved in the sign exchange with Mars, who is placed in the second to the Sun and Venus. ये बहुत बड़ी कहानी कह रहा है, और कल मैं यहीं पर फंस गया था. ठीक है, ये कहानी क्या कह रहा है कि क्या कोई तुम्हारी फैमिली में, यानी फादर्स की फैमिली में, या फिर इस व्यक्ति का खुद का भी कोई ब्रदर हो सकता है? क्या किसी का कोई चाइल्ड अडॉप्शन हुआ, अडॉप्शन के अडॉप्टेड केस है क्या कोई? अब यहाँ पे आप भी फंसेंगी थोड़ी सी, लेकिन मैं क्लैरिफाई करता हूँ. पहली बात यह है कि उसने कंफर्म किया यस कि देयर इज ए चाइल्ड अडॉप्शन केस. उसने बोला मेरी मैटरनल आंट यानी बुआ, तो बुआज सन was not having any child, so he adopted his sister's daughter. काफी कॉम्प्लिकेटेड केस बनाया, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाता हूँ. देखिए ये पैटर्नल आंट वाली बात क्यों आती है? क्योंकि मर्क्यूरी कंबस्ट है सन के साथ, पैटर्नल सन साइड दिखाता है, सन दिखाता है पैटर्नल साइड को, और मर्क्यूरी कंबस्ट है तो दिखा रहा है कि कोई इशू है आंट के साथ, और वीनस भी कंजंक्ट है अब सन के आंट कहाँ साथ. पे आएगी, कहाँ से आती है बुआ? कौन से घर से आएगी? कौन सी राशि, कौन है बुआ? बुआ दिखाएगी जेमिनी साइन से. नहीं, कहाँ से दिखेगी? जेमिनी साइन से कैसे दिखेगी भाई बुआ? सेकंड टू सन बेसिकली, जो साइन एक्सचेंज हुआ मर्क्यूरी आया फिर. नहीं, बुआ आप जनरली अभी साइन एक्सचेंज को गोली मारो, आप मुझे बताओ कि बुआ कैसे दिखते हैं? बुआ कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करेगा? 6th हाउस. आंट 6th हाउस से देखते हैं. अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पे? कोई कनेक्शन नहीं है. हाउस और फैमिली भी, सेकंड हाउस भी दिखाता है फैमिली को बुआ. चलो ठीक है, कुछ कुछ जा रहे हो सही, कहीं कहीं छोड़ भी दे रहे हो. 6th हाउस कहाँ है? 6th हाउस है 4th. अजीब अजीब बात बोल रहे हो. जब मैंने आपको बोला कि आप 50 चीजों को ना मिक्स अप मत करो, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, इसको मत भूलो.
और मैंने क्या बोला कि जिस चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिसको डिस्कस कर रहे हो, उस पर फोकस करो। आप लियो फोकस, का साइन है तो लियो गर्भाशय को दिखाता है, वूम को भी दिखाता है। ओहो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। इससे पकड़ो ना जहां पे जुपिटर बैठा हुआ है, यहां से 6th निकालो, दैट विल बी वीनस हाउस। ये कौन हो गया? बुआ हो गई। बुआ का बेटा कहाँ मिलेगा? 12th हाउस, जहां पे राहु बैठा हुआ है। ठीक है, वहां से 5th हाउस कौन सा मिलेगा बेटे का? वो बैठेगा आपका 4th हाउस जाके। ठीक है, 4th हाउस में हाउस एक्सचेंज हुआ, मरकरी आकर बैठ गया, तो मरकरी जो है विल ऑब्जेक्ट किसको? जुपिटर को ऑब्जेक्ट करेगा नहीं करेगा? वो हाँ जी, एनिमिटी है। एनिमिटी है। तो ठीक है, फिर बच्चा उसको ऑब्जेक्ट करेगा। एक मिनट रुको, 1 मिनट और भी। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखो, एक जो है अडॉप्शन केसेस के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, कि नो मून्स डे कब होता है? जब सन एंड मून दे आर टुगेदर। तो हाउस में जब भी 5th हाउस में या फिर 7th हाउस में जब भी सन एंड मून का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा किसी भी तरीके से, तो वो जो केस होता है बांझ केस बन जाता है, यानी कि वो लेडी होल्ड नहीं कर पाएगी चाइल्ड को। प्रीमेच्योर बेबी नहीं, होल्ड नहीं कर पाएगी मतलब हो नहीं पाएगा, चाइल्ड डिलीवर नहीं हो पाएगा, चाहे रीजन कुछ भी हो उसके पीछे का। और अगर सन एंड मून अगर वो ट्राइन फॉर्मेशन भी करते हैं, तभी भी चाइल्ड को लेके कोई ना कोई समस्या परेशानी जरूर होती है। और अगर मून जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को दिखाता है, अगर फीमेल के चार्ट में मून अफ्लिक्शन में आ जाए तभी भी प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे मरकरी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, बहुत क्लियरली रेज कर दिया। और जीव कारक का कौन होता है? जुपिटर होता है। वो उसको क्या करेगा? होने नहीं देगा चाइल्ड को। और क्या चीज है? क्योंकि मरकरी क्या है? मरकरी जो है एक यूनिच प्लैनेट है, ये जिसका कोई लिंग नहीं है, या जो डेड प्लैनेट मान लो आप इस तरह से। किसी के साथ में अगर बैठा हुआ हो मरकरी तो लाइफ देता है। अब मरकरी जो है जब 4th हाउस में आएगा हाउस एक्सचेंज के बाद में, तो इट इज नॉट कंजॉइंट विद एनीबॉडी, तो इट विल स्टॉप द लाइफ। लेकिन इन दिस चार्ट आप देख रहे हैं कि अगर आप हाउस एक्सचेंज ना कराएं तो मरकरी सिचुएटेड विद किसके साथ में बैठा हुआ है? जुपिटर सन ऑफसेट कर रहा है सन के साथ में। ठीक है, कंबस्ट है, कुछ नहीं है, लेकिन मरकरी ऑफसेट कर रहा है जुपिटर को। ठीक है, लेकिन मरकरी जो है इट इज नॉट ग्रेट पावरफुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन के बहुत क्लोज है वो, तो ऑब्जेक्ट करेगा, लाइफ को ऑब्जेक्ट कर रहा है काफी हद तक, क्योंकि काफी कंबस्ट है। और कंबशन का एक प्रॉब्लम एक होती है कि मरकरी की पावर भी कम हो जाती है। तो मरकरी की पावर कम है तो उसको सपोर्ट किससे मिलेगी? सन से। अरे वीनस से, वीनस फ्रेंड है उसका। तो वीनस उसका दोस्त है, वीनस स्वर्ग रही है, अपने घर में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हुआ है। तो वीनस विल गिव द सपोर्ट टू मरकरी। अब चाइल्ड बर्थ होगा तो चाइल्ड बर्थ किससे मिलेगा? वीनस से मिलेगा। वीनस को सपोर्ट करने के लिए, वीनस क्या है? फीमेल है। तो उस व्यक्ति ने जो चाइल्ड अडॉप्ट किया वो फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट किया, यानी कि बेटे ने अपने सिस्टर की बेटी को ले लिया। अब सिस्टर कौन होता है? मरकरी। वो मरकरी रिप्रेजेंट करती है सिस्टर को, तो सिस्टर की बेटी को ले लिया उसने। यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन से बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, काफी ज्यादा पूरा भगवत भावन सिद्धांत से भी कोरिलेट करके। हाँ, दूसरी बात है इसमें देखो, सूर्य एंड मून दे आर मेकिंग अ ट्राइन फॉर्मेशन, तो ये काफी क्लोज माने जाएंगे। इसी वजह से उसको चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत आ रही थी। आप और चीज नोट करो, मून इज हेम्ड बिटवीन टू मेलिफिक्स, राहु एंड सैटर्न। ऑल्सो मून इज गेटिंग ए मेलिफिक एस्पेक्ट फ्रॉम मार्स एज वेल। ठीक है, लेकिन मून को बचा कौन रहा है? जुपिटर की एस्पेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो है, लाइफ कहीं से दिख रही है, आशा की एक किरण है। और आशा की किरण कहां से मिली? जुपिटर ने वो आशा की किरण चाइल्ड अडॉप्शन के थ्रू दिला दी। चलिए आगे और देखते हैं इसमें। देखिए अब सूर्य जो है जुपिटर के साथ में वीनस के और मरकरी के साथ में कंजंक्ट है, और मार्स सेकंड में है, और सेकंड में बैठा हुआ मार्स जो है इज गेटिंग एस्पेक्ट फ्रॉम सैटर्न। और हाउस एक्सचेंज के बाद में मरकरी इज कमिंग इनटू द सेकंड हाउस फ्रॉम सन, और जब वो आएगा सेकंड हाउस में फ्रॉम सन, इट विल बी इन हिज ओन साइन। क्योंकि मरकरी जो है जो वीक था पहले वाले केस में, तो अपने घर में आने के वजह से मरकरी स्ट्रांग हो गया।
इसी वजह से उसको अपनी सिस्टर से चाइल्ड अडॉप्शन की परमिशन मिल गई। और अगर मरकरी यहाँ पर भी नेक्स्ट टाइम भी वीक रहता तो आपको लगता है चाइल्ड अडॉप्ट कर लेता? नहीं होता। और अगर वीनस अगर वीक होता तो उसकी सिस्टर से चाइल्ड मिलता? नहीं मिलता। तो वीनस ने और मरकरी ने गेम खेला यहाँ पे, देखिए कैसे करके। लेकिन ये बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लगता है मेरे को हमेशा। देखिए हाउस एक्सचेंज ने कितनी जबरदस्त गेम खेल दी इसमें, जीवन में, लाइफ में। बाजी पलट जाती है। बाजी पलट गई यहाँ पे। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है, ये बाजी पलटने वाला एग्जाम्पल है। मैं ही कह रहा था कि अब मरकरी जो है अपने घर में आ जाएगा सन से, आफ्टर साइन एक्सचेंज विद मार्स। मरकरी किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रदर को। नहीं, अब थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं ना, वो काम खत्म हो गया पुराना वाला ब्रदर का सिस्टर का। मरकरी रिप्रेजेंट करता है टीचिंग प्रोफेशन को, टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एकेडमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और गेटिंग द एस्पेक्ट फ्रॉम सैटर्न, सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? लीगल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस को और बिजनेस को भी। और जुपिटर जो है वो लीगल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, लॉ को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के साथ में मरकरी कंजंक्ट भी है थर्ड हाउस में। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सूर्य यानी फादर, कि क्या तुम्हारे फादर का प्रोफेशन रिलेटेड टू टीचिंग, एकेडमिक, लीगल, फाइनेंस और बिजनेस एरिया, ये चीजें हमको समझ में आ रही हैं। तो फादर का जो बिजनेस प्रोफेशन हो सकता है वो बिजनेस हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, लीगल थिंग्स भी हो सकती हैं, और एकेडमिक से जुड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे उसका प्रोफेशन बिजनेस से जुड़ा हुआ मिला। और बिजनेस के अंदर फाइनेंस वाज इन्वॉल्व, बिजनेस के अंदर सर्टेन लॉ रिलेटेड थिंग्स होती हैं रनिंग के लिए जो है, तो वो सब कुछ अपने आप मैनेज करते थे। तो लीगल, फाइनेंस और बिजनेस तीनों चीजें फादर के प्रोफेशन में बहुत क्लियरली नजर आती हैं। अब देखिए सन इज विद जुपिटर, वीनस एंड मरकरी, और सैटर्न में बैठा हुआ मार्स इज गेटिंग एस्पेक्ट फ्रॉम सैटर्न। एक चीज और बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जुपिटर फैमिली को दिखाता है, वीनस भी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य तो फादर है ही है। तो क्या फादर की फैमिली में यानी पैटर्नल साइड में क्या कोई बंदा आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस में है? क्योंकि मंगल पुलिस को दिखाता है, आर्म्ड फोर्सेस को दिखाता है, और मंगल जो है लैंड को दिखाता है, रियलिटी बिजनेस को दिखाता है। और बिजनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्स इज गेटिंग एक्सचेंज विद मरकरी, जो बिजनेस है, यानी कि रियलिटी के बिजनेस में हो सकता है, रियल एस्टेट के अंदर। और सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ रही है उसके ऊपर, तो यानी कि कुछ ना कुछ लॉ, लीगल, जब भी आप रियल एस्टेट में बात करते हैं, सेल परचेज होती है, तो कानून बीच में आता है, नहीं आता? लॉ बीच में आता है कि यस उसकी डीड उसके साथ में साइन हो गई, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो लॉ इज देयर। तो सैटर्न इटसेल्फ इज ए लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन आता है। तो सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ रही है, तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, लैंड और रियलिटी बिजनेस जो है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हमको नजर आता है। तो ये चीज हमने इससे प्रेडिक्ट करी। यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि ताऊजी जो है, ताऊजी होते हैं पैटर्नल यानी फादर के बड़े भाई, तो ताऊजी फ्लैट्स की परचेज और रीसेल करते थे। एक और चीज उन्होंने कंफर्म करी कि बुआजी का जो बेटा है वो भी इस फील्ड में अपने हाथ पैर आजमा रहा है। ही इज नॉट दैट मच सक्सेसफुल बट हाथ पैर आजमा रहा है। बुआजी का सन कौन हो गया? जहां राहु बैठा हुआ है, ठीक है। रियल एस्टेट कहाँ मिलेगी? फोर्थ हाउस लो, तो राहु से फोर्थ हाउस हो गया, जहां पे वीनस बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है और जुपिटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मरकरी जो है वो डिफिकल्ट कंडीशन में है, लेकिन हाउस एक्सचेंज के बाद में मंगल के साथ में वो स्ट्रांग हो जाता है। तो यानी कि जो ये बेटा है वो भी कर तो लेगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना कि ताऊजी हो गए, ठीक है। ताऊजी कौन है? ताऊजी सेकंड है जुपिटर सन से। कैसे? अरे कैसे बात करते हो आप? ये भूल जाती हो कि कहाँ पे फोकस करना है, फोकस नहीं करते उस जगह पे। हम बात कर रहे हैं फादर की, ताऊजी फादर के बड़े ब्रदर की बात हो रही है, तो फादर को पकड़ो, सेंटर बनाओ वहां पे। तो जब आपने सूर्य को सेंटर बनाया, लगन बनाया, तो सूर्य से 11th हाउस कौन सा पड़ेगा? सूर्य से 11th हाउस पड़ेगा राहु। हे भगवान, 11th हाउस इज स्पाइसीज, एग्जैक्टली जुपिटर है, जुपिटर साथ में बैठा हुआ है, सूर्य से पावर मिल रही है उसको, यानी फादर से सपोर्ट मिलेंगे क्योंकि दोनों मित्र हैं। तो भाई जो है ताऊजी के साथ में सपोर्ट करेंगे उनको।
तो ताऊजी कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी के साथ में कंजंक्ट है ओके। और मरकरी ने साइन एक्सचेंज कर लिया मार्स के साथ में, तो रियल एस्टेट का बिजनेस आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 4th हाउस और 11th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जहां पे ताऊजी हैं वहां से 2nd हाउस और 12th हाउस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। वेल्थ आ भी रही है, जा भी रही है, यानी कि खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब ताऊजी और वो लड़का वो भी यहीं पे आता है। तो ताऊजी तो हो गए जुपिटर, और बेटा कौन सा हो गया, यानी कि बुआ जी का बेटा कौन हुआ, जहां पे राहु बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या सूर्य की राहु से मित्रता होगी? नहीं होगी। जुपिटर की मित्रता होगी? नहीं होगी। अगर वो बिजनेस करना चाहेगा तो मरकरी को सपोर्ट है खाली वीनस की, शुक्र की सपोर्ट है, यानी कि मदर की सपोर्ट लेकर वो काम कर सकता है। बस अपना बुआ जी थोड़ी सपोर्ट करेंगी, बाकी ना ताऊजी से सपोर्ट मिलेगी ना फादर से सपोर्ट मिलेगी। इसलिए बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद में भी वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। चलिए एक और करते हैं आगे। सन कंबाइन किया है उस इनिमिकल वीनस के साथ में। इनिमिकल क्यों है? एनिमी प्लैनेट है सूर्य का, और वेनिशियन साइन में बैठा हुआ है, टॉरस साइन के अंदर। और सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है, आफ्टर रेट्रोग्रेशन सैटर्न विल बी इन द 9th हाउस हैविंग ए डायरेक्ट एस्पेक्ट ऑन टू सन. Sun is getting association with an inimical planet Venus and getting a direct aspect from Saturn from the Scorpio sign. और मार्स एस्पेक्ट करेगा सैटर्न को फ्रॉम द 2nd हाउस। ठीक है, तो 2nd हाउस से कैसे करेगा सैटर्न को? अभी भी कर रहा है मार्स सैटर्न को एस्पेक्ट। जब हाउस एक्सचेंज करके 2nd हाउस में पहुंच जाएगा तो 2nd हाउस से सैटर्न को एस्पेक्ट नहीं करेगा मार्स। रेट्रोग्रेशन के बाद सैटर्न कहाँ जाएगा? 9th हाउस में जाएगा। 9th में मार्स एस्पेक्ट करेगा उसे। तो क्या समझ में आ रहा है? 1st हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? अपने बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। वो जो बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे 8th हाउस में कौन बैठा है? सैटर्न बैठा हुआ है। तो वहां पे एफ्लिक्शन दिखेगी आपको, और एफ्लिक्शन दिखेगी तो क्या दिखेगा आपको कि इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज होंगे कुछ ना कुछ, और क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। करेक्ट, ठीक है, एक्सीडेंट्स होंगे। दूसरी बात है, बीमारी का प्लैनेट कौन होगा? मार्स को लेंगे तो आप जो है बीमारी का प्लैनेट बन जाएगा मरकरी, और मरकरी कंजॉइंट है किसके साथ में? जुपिटर के साथ में। जुपिटर इज जीव कारका, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स क्रिएट कर सकता है या ब्रीदिंग इश्यूज दे सकता है कुछ। और सन जो वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सन इज गेटिंग ए डायरेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम दी सैटर्न, तो सन भी अंदर थ्रेट है, एनिमी एस्पेक्ट आ रही है उस पर। तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे, डेंजर लाइक एक्सीडेंट्स वो भी रहेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है। और सूर्य कौन है? फादर है, तो फादर की हेल्थ को भी इशू हो सकते हैं, और ये खुद भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है इसको। अब जरा थोड़ा सा और पिन पॉइंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स। अब देखिए, मार्स को अगर आप लगन बनाते हैं, यानी एरीज साइन को लगन बनाते हैं, ठीक है, लगन में 13 ईयर आएगा, 12वां या 13वें साल में एक्सीडेंट की संभावना बनेगी। मंगल वहां पे परेशानी में फंसेगा। ठीक है, कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है 12th ईयर में या 13th ईयर में, जब जुपिटर की साइकिल कंप्लीट होगी। ये जो पीरियड है इसमें फादर को भी हेल्थ इश्यूज होंगे, क्योंकि 6th हाउस का जो ओनर है मरकरी, तो वो एक्शन में आएगा और सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। और किसके घर में बैठा हुआ है? एक मिनट सुनो तो सही पहले मेरी बातों को। अरे जब आपने फिर लगन किसको बनाया? आपने मार्स को बनाया ना। तो मार्स जब साइन एक्सचेंज के बाद में जब वो एरीज साइन में पहुंच गया तो लगन एरीज का बन गया। ठीक है ना, एरीज का लगन बन गया, तो आप उससे देख के चल रहे हैं। मरकरी जो है वीनस का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है, लेकिन सूर्य एंड वीनस दे आर एनिमी प्लैनेट्स। तो मरकरी जो है किसको सपोर्ट करेगा? मरकरी वीनस को करेगा। वीनस को करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो सिचुएटेड है वीनस के घर के अंदर। तो 6th हाउस का जो है ओनर बनकर ये यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगाने का काम करेगा, उसको हेल्थ इश्यूज देगा। तो फादर को भी हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं मेरे को। और क्योंकि जो एनिमी प्लैनेट है मार्स का सैटर्न, तो सैटर्न 8th हाउस में है, तो इसको खुद को भी दिक्कत हो सकती है। तो इस व्यक्ति ने कंफर्म किया कि यस, मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था इस पीरियड में जो आप बता रहे हैं, और उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। बॉडी पेन और वीकनेस उसने फील करी। बॉडी पेन एंड वीकनेस याद रखिए। बॉडी पेन कौन देता है? सैटर्न से मिलता है, वो दिख रहा है। सैटर्न जो है सन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो बॉडी पेन होंगे। साथ ही साथ जो वीकनेस है
वीकनेस क्यों होती है? वीकनेस जीव कारका जुपिटर के वीक होने के वजह से वीकनेस आएगी। और वीक कौन कर रहे हैं? उसके एनिमी प्लैनेट मरकरी एंड वीनस उसको वीक करने का काम कर रहे हैं, तो वीकनेस आएगी। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। और जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो रहा है मार्स के साथ, तो फिर जो शरीर है मतलब जुपिटर कहाँ रेट्रोग्रेड हो रहा है? मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। अच्छा, ये सब अप एरो क्या होता है फिर? वो रेट्रोग्रेड नहीं होता? नीचे लिखा तो है आपको हर लीजेंड दिया हुआ है। अप एरो का मतलब ये हो गया अस्त है, वो कॉम्बस्ट है। अस्त मतलब कॉम्बस्ट है। और जहाँ स्टार लगा हुआ है तो स्टार मतलब वक्री यानी रेट्रोग्रेड है, यानी कि मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है और कॉम्बस्ट भी है। चलिए और देखते हैं क्या निकलता है। अच्छा देखिए, रेट्रोग्रेड मरकरी एरीज साइन में चला गया और वहां पे साइन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया मार्स के साथ में। और मार्स जो है सूर्य से सेकंड है एंड वीनस से भी सेकंड है। मार्स कौन है? मरकरी सिबलिंग्स को भी दिखाता है और मार्स भी सिबलिंग्स को दिखाता है, लेकिन मार्स को हम लेके चलते हैं इस वाले कनेक्शन में प्रॉपर्टी को। मार्स शोज प्रॉपर्टी, मरकरी को आप ले लीजिए सिबलिंग्स जो उसके साथ में बैठा हुआ है। यहाँ पे वीनस दिखाता है आपके वेल्थ को। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फादर के पास में जो प्रॉपर्टी है, ये वेल्थ है, उसको शेयर करनी पड़ जाएगी उसके अपने ब्रदर्स के साथ में या सिस्टर्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में शेयर करने की नौबत आएगी, स्पेशली सिस्टर। एक मिनट और सुनिए। अब जुपिटर साथ में बैठे हुए हैं, तो जुपिटर दिखाते हैं कि पुरानी चीज यानी कि जो बाप दादाओं के जमाने से चल रही है वो वाली चीज। तो यहाँ पे हमने तो ऐसा बोला कि हमको प्रॉपर्टी का शेयर दिखता है, बट हमको कंफर्मेशन ये मिला कि यस हमारे फादर जो हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जो मकान है वो भी पुश्तैनी मकान है और सब साथ में मिलकर रहते हैं। तो एवरीबॉडी इज शेयरिंग द प्रॉपर्टी एज वेल एज जो बाप दादाओं ने जो पैसा भी कमाया था, तो वो बर्तन और वो सब सामान उनका शेयर ही होता है, सब एक साथ यूज होता है। तो वो चीज कनेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे? yes. एक और पॉइंट लेके चलते हैं फिर आगे। मून इज हैविंग सैटर्न इन हिज 12th व्हिच इज गेटिंग एस्पेक्ट फ्रॉम मार्स एंड राहु इज सिचुएटेड सेकंड टू द मून। इस चीज को लेके बताओ, क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मदर से कुछ रिलेटेड है, मदर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पता नहीं। नहीं कुछ भी बताओ, पॉइंट तो अपने आप निकालने हैं। आप बताओ कुछ अगर समझ में आता है, नहीं तो हम बताएंगे, हमारे समझ में तो आ रहा है। मून मदर है और सैटर्न दिखाते हैं अंकल को, और वो फॉर एग्जांपल नहीं मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। तो मून जहाँ पर भी बैठे हुए हैं वहां से 7th हाउस कौन है? मून का ही है। मून कैंसर, हाँ जी। 7th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पाउस की रिलेशनशिप को करता है रिप्रेजेंट। तो स्पाउस ही हिमसेल्फ इज मून। तो मून जो है अफ्लिक्शन में आ गया, बैड एस्पेक्ट, बैड अफ्लिक्शन, हैम्ड है दो मेलिफिस के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया, क्लियर हो गया कि कोई ना कोई फैमिली के अंदर विडो मिलेगा, कोई ना कोई फैमिली के अंदर विडोहुड को जरूर दिखेगा। यस, और केतु भी दिखाता है, विडोहुड दिखाई देगी। अब देखिए, हमने बोला कि क्या कोई फैमिली मेंबर, कोई मदर, जो मून होता है वो यंग एज को दिखाता है। यंग एज का मतलब होता है अर्ली एज। अर्ली एज मतलब पहले जमाने में शादियां भी जल्दी होती थी, तो जल्दी एज वाली एज में परेशानी दिखाता है जब उसकी शादी हो गई। इसने कंफर्म किया कि जो बुआ है मेरी, वो अर्ली एज में ही विडो हो गई थी, क्योंकि मून जो है एफ्लिक्शन में गया किससे? राहु से। सैटर्न पीछे बैठा ही है, सैटर्न के घर में मून था। दूसरी बात है, राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके ग्रैंड फादर को रिप्रेजेंट करता है, वो भी पैटर्नल साइड यानी पैटर्नल ग्रैंड फादर को रिप्रेजेंट करता है। और मून उससे 12th में बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो यानी कि राहु क्या इंडिकेट करेगा? मदर को इंडिकेट करेगा, और साथ ही साथ सिस्टर ऑफ ग्रैंड फादर उसको रिप्रेजेंट करेगा। राहु मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और सिस्टर ऑफ ग्रैंड फादर को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों के दोनों ने सफर किया और अर्ली विडोहुड को झेला उन्होंने, ठीक है? तो ग्रैंड फादर सिस्टर कैसे रिप्रेजेंट हुई ये आपको समझ में आई? सच्ची सर, इतना क्लियरली दिख रहा है लॉजिकली। पकड़ना मुश्किल होता है, एक बार आप पकड़ने लग जाओगे चीजों को तो फिर आसानी आ जाती है, ठीक है?
तो पहले बोलना सीखो और उसके बाद में कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो मजा नहीं आता बात में। अगर मेरे पास में इन चीजों का कंफर्मेशन नहीं होता तो मैं आपको बहुत फोर्सफुली नहीं बता पाता ना, फिर मैं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ऐसा बोलता। लेकिन अभी मैं ठोक बजाकर बोलता हूँ कि जो बोल रहा हूँ वो हुआ है, तो आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट। एक पॉइंट और लेके चलते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी विल मूव इनटू एरीज एंड आफ्टर साइंड एक्सचेंज विद मार्स वो सेकंड आ जाएगा वीनस से। अगर मरकरी वीनस से सेकंड आ रहा है, वीनस की सपोर्ट ले रहा है, वीनस दिखाता है फ्रेंडशिप, एंजॉयमेंट को दिखाता है। वीनस जहां पर बैठा हुआ है, जुपिटर वो फैमिली को दिखा रहा है। तो हो सकता है, बहुत संभावना है कि कोई ना कोई फैमिली के अंदर ऐसा होगा जो लव अफेयर में फंसा होगा या लव मैरिज करके भाग गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं। क्योंकि मरकरी को सपोर्ट मिल रही है वीनस से, ये बिल्कुल क्लियर है। और कौन सी सपोर्ट मिल रही है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है वीनस से। तो वीनस कौन है? फीमेल है। और वीनस के आगे कौन बैठा हुआ है? मार्स। मार्स कौन है? मेल है। मार्स रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग्स को, छोटे भाई को, यानी कि ब्रदर को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस व्यक्ति का छोटा भाई लव अफेयर में फंसा होगा? ठीक है। और वीनस रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप और मैरिज को रिप्रेजेंट करता है फॉर ए मेल। तो ये कह सकते हैं हम क्या कि क्योंकि वीनस से सपोर्ट मिल रही है तो लव मैरिज इस व्यक्ति ने करी होगी। मार्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर उसको सपोर्ट मिल रही है वीनस से, यानी कि फीमेल से, उसके साथ वो मैरिज करेगा। एक्सेसिव एनर्जी मैरिज को ड्राइव करने के लिए, है ना? एग्जैक्टली। दूसरी बात है कि मार्स हाउस एक्सचेंज के बाद में अपने घर को देखेगा, नहीं देखेगा? हाँ जी, 8th हाउस यानी कि कौन सा साइन है? स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन पे किसकी एस्पेक्ट आ रही है? वीनस की आ रही है। हाँ जी। कौन सी एस्पेक्ट आ रही है? 7th एस्पेक्ट आ रही है। 7th एस्पेक्ट किसकी होती है? मैरिज यानी रिलेशनशिप की। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा एंगल जो है, मार्स जो है मिठाई को दिखाता है, मीठी चीज को। वीनस जो है वो दही है। तो दही में अगर मीठा डालें तो क्या बन जाएगा? लस्सी बन जाती है। और ये लस्सी के साथ में कौन बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर कौन होता है? केसर है। तो केसर उसमें और पौष्टिकता भर देता है। तो यानी कि ये जो मैरिज है ये काफी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ इसमें पौष्टिकता भी है, यानी कि रिलेशनशिप काफी स्टेबल है क्योंकि वीनस ओन हाउस में है। और मार्स भी एस्पेक्ट के माध्यम से अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है, हाउस एक्सचेंज के बाद में, साइन एक्सचेंज के बाद में मरकरी अपने घर में पहुंच गया। तो मरकरी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी स्ट्रेंथन्ड एंड मार्स ऑल्सो इट्स वेरी स्ट्रेंथन्ड। यानी कि जो लव मैरिज है इसके टिकने की बात तो समझ में आती है। एक और चीज लेके चलते हैं कि मरकरी जुपिटर और सन के साथ में बैठा हुआ है। तो जुपिटर कौन है? बड़े बुजुर्ग है। फैमिली में बड़े बुजुर्गों से इसको ऑब्स्टेकल्स मिलेगी। बड़े बुजुर्ग विल नॉट गिव अप्रूवल फॉर दिस काइंड ऑफ ए मैरिज। लेकिन वीनस जो है, जो फीमेल है, जो फैमिली के अंदर, दे विल सपोर्ट। ओके। दूसरी बात है, सन इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर कि वो जुपिटर के सुने या मरकरी के सुने। और सन के साथ में मार्स की मित्रता है जो कि 2nd हाउस में बैठा हुआ है, यानी छोटा भाई। तो यानी कि सन के साथ में भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो भी सपोर्ट करे या ना करे। सन हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, फादर कंफ्यूजन में रहेंगे, तो फादर की कोई नहीं सुनेगा। फादर कभी अपने बुजुर्गों की तरफ भागेंगे। और मान लीजिए अगर फैमिली के अंदर अगर खाली फादर ही है तो ही विल बी स्पीचलेस, तो उसका डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगा क्योंकि स्पीच के हाउस में बैठा हुआ है, वीनस के हाउस में बैठा हुआ है। हिज स्पीच विल गो ऑफ। तो फीमेल ही डिसाइड करेंगी, फीमेल ही उछलेंगी इसके घर में। तो ब्रदर ने, इस व्यक्ति के ब्रदर ने लव मैरिज करी, वो दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आई? यस सर। और क्या लेके चले? और एक चीज लेके चलते हैं कि मून से 12th हाउस में शनि है और 2nd में राहु है और मून को एस्पेक्ट मिल रही है मंगल से। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, हु विल एक्टिवेट दिस कॉम्बिनेशन? मार्स एक्टिवेट करेगा। मार्स जब एस्पेक्ट करेगा तो फिर सैटर्न को, तो फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड है मार्स के साइन में। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम मेजर इवेंट्स को देखते हैं हमें 4 प्लैनेट्स को सोचना चाहिए, राहु, केतु, शनि एंड जुपिटर को। लाइफ में छोटी छोटी इवेंट्स के लिए ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए।
वो होंगी, कुछ ना कुछ इवेंट दे के चली जाएंगी। लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट आता है वो जुपिटर का और सैटर्न का आएगा। और क्योंकि राहु सैटर्न का फॉलोअर है, तो राहु केतु जो है बेसिकली जो भी रिजल्ट आपको दे रहे हैं वो सैटर्न के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देंगे, यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सैटर्न का ट्रांजिट और जुपिटर का ट्रांजिट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज फार एज द एक्टिवेशन ऑफ मून इज कंसर्न। तो यानी कि एक्टिवेशन ऑफ मून सैटर्न से हम लेके चलेंगे और हम लेके चलते हैं जुपिटर को। तो जुपिटर का ट्रांजिट देख लेते हैं और सैटर्न का ट्रांजिट देख लेते हैं। देखिए सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो कहाँ मिलेंगे रेट्रोग्रेशन के बाद में? 9th हाउस में मिलेंगे। 9th हाउस के अंदर कितनी एज होगी? अप्रोक्सीमेटली 9 इयर्स की एज हो सकती है, ठीक है, और या फिर 8 इयर्स की भी एज हो सकती है, क्योंकि सैटर्न की धमक ऐसी होती है कि स्टार्टिंग होने से पहले, आने से पहले एक्टिवेशन शुरू हो जाता है उसका। दूसरी बात है कि सैटर्न जो है ना मून के साथ में जब 7.5 लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मून को एफ्लिक्शन में लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम 1 साल पहले ले लेंगे और 1 साल बाद तक भी असर रहेगा। तो 8th ईयर, 9th ईयर और 10th ईयर, ये 3 साल मून के ऊपर सैटर्न प्रभाव देंगे। और जब वो 10th ईयर में पहुंचेगा सैटर्न, तो वो मून से जस्ट 12th बैठा हुआ होगा, तो 7.5 वैसे ही स्टार्ट हो जाने वाली है उसकी। 10th के बाद में 11th ईयर मून के ऊपर होगा और 12th ईयर में वो राहु के ऊपर बैठा होगा मून से नेक्स्ट। तो कुल मिलाकर के 8वें साल से लेके 12वें साल तक इश्यूज तो नजर आते हैं। इसके अलावा राहु की 5th एस्पेक्ट 4th हाउस पे आ रही है मंगल के ऊपर, और मंगल जो है राहु का एनिमी प्लैनेट है, तो इनिमिकल एस्पेक्ट है। और 4th हाउस कौन सा आता है? 4th हाउस कम्स 4th ईयर, चौथा साल लगन से। तो 4th ईयर के अंदर भी इश्यूज नजर आ सकते हैं। और मार्स को जब साइन एक्सचेंज होगा तो मार्स की एस्पेक्ट कहाँ पे आएगी? मार्स की एस्पेक्ट आ रही है 5th हाउस के ऊपर भी। तो जुपिटर के ट्रांजिट में चौथा साल और 5वां साल ये भी प्रॉब्लम दे सकता है। और मून किसको रिप्रेजेंट करता है? मून रिप्रेजेंट मदर। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है? मदर को। तो अब यहाँ पे आप फ्रेम करिए क्वेश्चन अपना कि क्या आपकी मदर को जब आपकी एज 4 से 5 साल की थी या आपकी एज 8 साल से लेके 12 साल के बीच में थी, क्या आपकी मदर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई? क्या कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज आए उसको? इसमें जो है कंफर्मेशन मिली कि यस शी हैड हेल्थ इश्यूज। उसके साथ ही साथ उसको बहुत डर लगने लग गया था उस पीरियड में, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आए, बहुत डरी। डर और फियर किससे आता है? राहु और सैटर्न से ही, और वही तो दिख रहे हैं। साथ ही साथ साइन एक्सचेंज के बाद में मंगल इज ओके, मंगल तो चलो राहु को झेल जाएगा, लेकिन साइन एक्सचेंज के बाद में जब मरकरी आएगा तो मरकरी दिखाता है माइंड को। तो राहु के एस्पेक्ट किसको डिस्टर्ब करेगी? माइंड को डिस्टर्ब करेगी। तो राहु का नेगेटिव इंपैक्ट माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू बॉडी। बॉडी मार्स है, बॉडी तो शिफ्ट हो गई, तो उसको फिजिकल इंजरी नहीं आई, लेकिन मेंटल नर्वस सिस्टम उसका गड़बड़ हो गया, नर्वस सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हुआ, न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन की जरूरत आ गई थी। अब जरा थोड़ा सा एक और एंगल लेके चलते हैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर। मून इज अबाउट टू एंटर इनटू 12th हाउस, इज दैट ओके? ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ जी। ठीक है। जब मून 12th हाउस में जा रहा है तो काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में कौन सी राशि आती है? पाइसेस साइन। तो जब मून पाइसेस में जा रहा है तो पाइसेस साइन कौन सा साइन है? जुपिटर का है। नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पाइसेस साइन वो साइन है जहां पर मरकरी जाकर डेबिलिटेट हो जाता है। यानी जब मून जो है, जब मन जो है 12th हाउस में जाएगा पाइसेस साइन के अंदर, तो मरकरी को डिस्टर्ब कर देगा, नेगेटिवली डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है। तो यानी कि मरकरी जो पहले से पिट रहा था राहु से, मून के 12th हाउस में जाते के साथ ही वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मून कौन है? मून है मदर। तो ये जो माइंड डिस्टर्ब होगा, किसका डिस्टर्ब होगा? मदर का। तो यानी कि मेंटल इश्यूज किसको आएंगे? मदर को आएंगे, क्योंकि मून जो है राहु के ऊपर से जाएगा, राहु से मीटिंग करेगा। हाँ जी। ठीक है। जो राहु है वो ऑलरेडी 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु को भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एज इफ ही इज सिटिंग इन दी पाइसेस साइन। पाइसेस साइन जो है, जब राहु वहां पर बैठ रहा है 12th हाउस के अंदर, तो 12th हाउस में बैठा हुआ राहु हमेशा स्लीपनेसनेस दे देता है, नींद उड़ा देता है। और राहु जो है,
क्योंकि 12th हाउस किसका होता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन का होता है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर राहु इज फियर, तो वो फियर ऐड कर देता है। तो राहु का फियर उसको रात को सोने नहीं देगा, डरेगी। जैसे ही अंधकार हुआ, यानी कि सन का जाना और सैटर्न की एंट्री होना शाम के समय में, वो जो पीरियड होता है राहु का होता है, तो ऐसे समय में उसको डर शुरू होगा और पूरी रात, जब तक वो रात खत्म नहीं होगी, सैटर्न खत्म नहीं होके जब तक सूर्य की एंट्री नहीं होगी, तब तक वो डरती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो इतना ज्यादा मेंटल इश्यूज हो जाएंगे कि वो हमेशा डरती रहेगी, डर उसके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइकोसिस। तो उसमें क्या होता है कि इंसान जो है एक अनजाने भय से ही डरने लग जाता है, मतलब नो रियलिटी इन, मतलब फियर जो है रियलिटी में कुछ नहीं है, लेकिन अनजान भय ही उसको रातों को सोने नहीं देता, डिस्टर्ब कर देता है। मेंटल इलनेस, सीरियस मेंटल इलनेस। इसके बाद में जैसे ही 12 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे, व्हेन ही दिस फेलो दिस नेटिव, द मोमेंट ही कंप्लीट्स द 12th ईयर, 13th में एंट्री होगी, क्या होगा, इसकी मदर का फियर चला जाएगा। नर्वसनेस और डिसऑर्डरनेस जो चल रही थी, वो सारा चीजें बढ़िया हो जाएंगी। सही करो ना, क्योंकि मून इज गोइंग टू मीट विद सन, जुपिटर, वीनस एंड मरकरी। लेकिन यहाँ पर भी उसको डिस्टरबेंस तो रहेगा, क्योंकि वीनस मून का एंटी पार्टी है, मरकरी मून का एंटी पार्टी है, ठीक है। सन और मून मिलकर के जो है अमावस्या योग बना देते हैं, नो मून्स डे बना देंगे, तो जुपिटर का सपोर्ट मिलता है। तो जुपिटर का सपोर्ट ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डर में कमी आएगी और जो मेडिसिन हैं वो काम करने लग जाएंगी। इतना आप बोल सकते हैं। यहाँ से आगे एक पॉइंट और लेके चलते हैं। जुपिटर से मंगल जो है सेकंड हाउस में है, और सेकंड हाउस में बैठे हुए मंगल को शनि की दृष्टि आ रही है। तो क्या बोलेंगे आप, जुपिटर को आप लेके चले तो जुपिटर जीव कारक का है, वहां से सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है, यानी कि 8वें घर में बैठे हुए प्लैनेट से दृष्टि आ रही है उसके ऊपर शनि की। तो आप क्या बोलेंगे कि आपको क्या कोई चोट लगी, सीरियस इंजरी हुई, एक्सीडेंट हो गया क्या आपको, या आप ऊंचाई से नीचे गिर गए क्या कहीं पे। और सेकंड हाउस किसका होता है, जहां पे मंगल बैठा हुआ है सेकंड हाउस होता है फेस का। तो क्या आपको चोट वोट लग गई आपके फेस के ऊपर, क्या फेस पे एक्सीडेंट में कोई चोट लगी, चेहरे के ऊपर कोई स्कार आ गया, मार्क आ गया। अब कंफर्म ये हुआ कि यस, चोट तो लगी, इंजरी भी आई, जिनके पास में चोट लगी है वहां पे इंजरी आई, वहां पे स्टिचेस भी आए। और मैं एक्चुअली ऊंचाई से तो नहीं, स्लिप हो गया था, स्लिप होने के वजह से चोट लगी, स्लिपेज थी। साथ ही साथ उसी समय पे इसके चेहरे पे पिंपल्स भी हो गए, पिंपल्स, तो वो भी स्कार दिखाते हैं फेस के ऊपर, पिंपल्स भी। फेस के ऊपर और भी बहुत सारे कट और वुंड्स हैं, तो चेहरे के ऊपर काफी दाग धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो जो दाग धब्बे हैं वो मार्स के वजह से भी दिखते हैं और सैटर्न के एस्पेक्ट के वजह से भी नजर आते हैं। और साइन एक्सचेंज भी है मर्क्यूरी का, तो उससे क्या होगा, मर्क्यूरी स्किन को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट, साइन एक्सचेंज है मरकरी का, और उसको मरकरी को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, राहु, सैटर्न। तो ऑब्वियसली उसकी स्किन डिस्टर्ब होगी, पिंपल्स आएंगे, स्किन के ऊपर स्कार्स होंगे, चोट लगेगी, कट्स आएंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव कारक का जुपिटर सेकंड में मार्स बैठा हुआ है, जेमिनी साइन में है, एस्पेक्ट हो रहा है इनिमिकल सैटर्न से, और जेमिनी साइन रिप्रेजेंट करता है थ्रोट को, शोल्डर्स को, नेक को। तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थ्रोट से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड हो सकती है इस व्यक्ति को। और मार्स रिप्रेजेंट करता है कट्स वगैरह को, तो हो सकता है कि, और सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो कि गले की कोई सर्जरी भी हो सकती है, सर्जरी नहीं हुई तो कोई चोट वोट लग सकती है, कुछ तो गले में प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स के ऊपर राहु की एस्पेक्ट आ रही है, तो यानी कि कोई ऐसा इन्फेक्शन भी हो सकता है जो उसको वहां पे गले के ऊपर परेशानी दे जाए, तो वो चीज भी हो सकती है। मार्स स्पाइसिस साइन जो उसका असेंडेंट है वहां से 4th में बैठा हुआ है, जो 4th हाउस होता है वो चेस्ट रीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो गले के साथ साथ चेस्ट रीजन में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि चेस्ट रीजन भी बैडली एस्पेक्टेड है राहु से और सैटर्न से। तो एक तो ये बात हमको समझ में आ रही है। दूसरी बात है कि मंगल जहां पर बैठा हुआ है 4th हाउस में, मंगल का साइन एक्सचेंज के बाद में वो जहां पर पहुंच रहा है वो सेकंड हाउस है, और सेकंड हाउस के ऊपर भी केतु की एस्पेक्ट आती है। केतु भी एनिमी है मार्स का, मैलेफिक प्लैनेट है, तो केतु भी जो है ना कट्स को दिखाता है,
सर्जरी को दिखाता है, इंफ्रारेड रेज है, लेजर बीम को दिखाता है, लेजर सर्जरी को भी दिखा देता है। और केतु जो है रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया को, तो गले के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी संभावना है। ये कुछ चीजें तो मेरे को दिख रही थी। हम क्या बोलेंगे इसमें कि क्या आपको कभी सीवियर थ्रोट या फिर चेस्ट इन्फेक्शन कभी हुआ? और क्योंकि 4th हाउस आपको एब्डोमेन को भी दिखाता है, तो एब्डोमेन में भी क्या कोई प्रॉब्लम हुई? क्योंकि 4th हाउस के साथ साथ जो 5th हाउस है, जो आपका स्टमक एरिया है, वहां वो राशि है चंद्रमा की, और चंद्रमा बैडली अफ्लिक्शन में है। तो थ्रोट, चेस्ट और एब्डोमेन, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम दिखती है। और साइन एक्सचेंज के बाद में मरकरी आता है यहाँ पे, और मरकरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मरकरी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। गले से ही तो हमारी आवाज निकलती है। और जुपिटर मरकरी के साथ में बैठा हुआ है और वीनस के साथ में बैठा हुआ है, तो वो वीनस जो है वो भी वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। और 3rd हाउस में बैठे हुए हैं कम्युनिकेशन के एरिया में। इस व्यक्ति ने कंफर्म किया कि यस, मेरी जो वॉइस थी, बच्चा कब बोलना शुरू करता है? 2-3 साल की एज में। तो जब 3 साल की एज, यानी जब जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ एक्शन में आया, तो वहां पे उसकी वॉइस अनक्लियर थी, बिल्कुल अनक्लियर, टू मच अनक्लियर। और उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आई। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्यों आई? बिकॉज जुपिटर अफ्लिक्शन में है। ठीक है, सैटर्न की भी एस्पेक्ट आएगी उसके ऊपर रेट्रोग्रेशन के बाद में। ठीक है, और दूसरी बात है कि जुपिटर एफ्लिक्शन के साथ साथ सैटर्न के एस्पेक्ट में भी है, और 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस आपके थ्रोट को दिखाता है, तो आवाज अनक्लियर हो गई। मंगल का मैंने बता ही दिया आपको सारी चीजों को। तो ये चीजें उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन है, वो चेस्ट एरिया से आती है, तो वहां पे प्रॉब्लम आई। और जो सांसें थी उसमें भी दिक्कत आई। ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं? नोज से करते हैं, 2nd हाउस जहां पे जुपिटर विराजमान है। तो जुपिटर को प्रॉब्लम किसने दी? वीनस ने। तो वहां से उसको दिक्कत आती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज रहे। अब और करते हैं। सैटर्न बैठे हैं सजिटेरियस साइन में, जुपिटर का साइन है, मार्स से एस्पेक्ट हो रहे हैं। मून कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है शनि के घर में, और मून भी एस्पेक्ट हो रहा है मार्स से। सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न ये कौन सा एरिया रूल करते हैं? सैजिटेरियस रूल करता है थाई को, और कैप्रिकॉर्न रूल करता है नीज को। तो यानी कि थाई से लेके घुटनों तक का जो एरिया है, ये शनि के उसमें है, कंट्रोल में। घुटनों के एरिया में चंद्रमा है, एफ्लिक्शन में है, और मार्स के एस्पेक्ट में है, और जो थाई का एरिया है वो भी मार्स के एस्पेक्ट में आ रहा है। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट एस्पेक्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नीज हैं और जो थाई के जो एरिया होता है, क्या बोलते हैं थाई एरिया में? शैंक्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? शैंक्स ना, कोड्स। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो वो जो एरिया है, और साथ ही साथ राहु 12th में बैठा हुआ है फ्रॉम द असेंडेंट, और शनि से एस्पेक्ट हो रहा है। तो 12th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? फीट को रिप्रेजेंट करता है, पैरों के तलवों को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि थाइज में, नीज में और फीट में, इन तीनों जगह पे मुझे तो प्रॉब्लम नजर आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वी कैन क्लियरली से कि क्या कोई आपको इंजरी हुई ऑन योर थाइज, फीट या फिर नीज एरिया में, यानी लेग्स में। तो यहाँ पे जो हमको रेस्पॉन्स मिला थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन जो है तो है। वो कहते हैं कि मुझे इंजरी नहीं हुई, कोई भी इंजरी नहीं हुई, अब तक तो नहीं हुई, लेकिन मेरे पैरों में दर्द रहता है। दर्द उन्होंने कंफर्म कर दिया कि यस, मेरे पैरों में कंटिन्यूअसली थाई से लेकर नीचे तक दर्द रहता है, सैटर्न की वजह से दर्द रहता है। तो दर्द तो कंफर्म कर दिया। अब इंजरी नहीं हुई, उसके पीछे आप रीजन ये लेके चल सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकली। हो सकता है कि साइन एक्सचेंज के बाद में मार्स की दृष्टि वहां से हट रही है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात है कि साइन रेट्रोग्रेशन के वजह से सैटर्न भी जो है चंद्रमा से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि सैटर्न जैसे प्लेनेट के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है, तो जुपिटर की एस्पेक्ट सैटर्न को शांत करने का काम कर देती है। तो हो सकता है कि इस वजह से एक रीजन रहा हो। दूसरी चीज क्या होती है कि साइन एक्सचेंज के बाद में मार्स हटा तो मरकरी आ गया, और मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? मरकरी रिप्रेजेंट करता है हमारे वेन्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। और नर्व्स में ही तो पेन होता है, उसी के थ्रू तो ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करता है कि यस देयर इज ए पेन समवेयर।
तो अब राहु की मैलेफिक एस्पेक्ट में मार्स ना आकर मरकरी की ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, तो यानी कि पेन वाली बात इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आगे मार्स जो है एक्टिव होकर इसको चोट नहीं लगाएगा लेग्स एरियाज में, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ऐसा हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ होगा ठीक है, लेकिन आगे की किसी ना किसी ट्रांजिट के अंदर ये लपेटे में आ सकता है। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करने की कोशिश करें कि भैया अगर ऐसा ही है तो और क्या हो सकता है, इसी संभावना को देखते हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि क्या आपके थ्रोट में, नेक में, ईयर में, एब्डोमिनल में और लेग एरिया में, क्योंकि यही तो सेंसिटिव एरिया निकल के आ रहे हैं भैया। आपका थ्रोट आ रहा है, नेक आ रही है, कान आ रहे हैं और शोल्डर्स आते हैं और एब्डोमिनल एरिया आ रहा है और लेग्स आ रहे हैं। तो क्या इसमें क्या कभी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है क्या? तो यहाँ पे जवाब ये था कि सर अभी तक कोई ऐसा ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर कई सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और जिसके वजह से मुझे काफी पेन बियर करना पड़ा। तो पेन तो सैटर्न की देन हो सकती है, बिल्कुल टिकती है। दूसरी बात है कि मंगल क्योंकि एरीज साइन में जा रहा है, तो एरीज फेस को दिखाता है, तो फेस के ऊपर ज्यादा दिक्कत आ रही है, फेस के ऊपर प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगी। जब सैटर्न रेट्रोग्रेशन में आएगा तो रेट्रोग्रेड होने के बाद में सेकंड हाउस कौन सा होगा? वीनस का होगा। तो वीनस तो सेकंड हाउस के अंदर खुद ही स्ट्रांगली पोजीशनड है। तो जब यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड जो कि माउथ है, तो माउथ में वीनस स्ट्रांगली बैठा हुआ है और सैटर्न के एस्पेक्ट वीनस को डिस्टर्ब नहीं करती है। सैटर्न के एस्पेक्ट डिस्टर्ब करेगी सन को और जुपिटर को ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, उसके बाद में फिर मरकरी को करेगी। सैटर्न के एस्पेक्ट वीनस को डिस्टर्ब नहीं करती है। तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुराई नहीं है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मून को पकड़ते हैं। मून से 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। डेबिलिटेशन साइन मरकरी के लिए 12th हाउस होता है, तो साइकोलॉजिकल ट्रबल्स रहेंगी। मरकरी जो है रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेड होकर मरकरी जो है कहाँ चला जाएगा? एरीज साइन में चला जाएगा। एरीज में जब जाएगा तो एरीज साइन मरकरी के डेबिलिटेशन साइन से जस्ट नेक्स्ट है। तो यानी कि जहां मरकरी बैठा हुआ है रेट्रोग्रेशन के बाद में, उससे प्रीवियस साइन से वो ट्रबल लेकर आ रहा है। यानी 12th हाउस में जहां डेबिलिटेशन था, नर्वस डिसऑर्डरनेस थे, तो मरकरी जो है अपने साथ में नर्वस इश्यूज लेके आएगा और मदर को भी नर्वस इश्यूज है ही है इसको। तो वो जो वीकनेस है वो मरकरी अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आएगा। हम ये भी कह सकते हैं इस व्यक्ति को कि क्या तुम्हें भी कुछ साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस, नर्वसनेस इश्यूज, सीवियर मेंटल कंडीशंस, टेंशंस, इस तरह की चीजें क्या आपको हुई? अब देखने वाली बात आती है कि ये कब ट्रिगर कर सकती हैं। 12th हाउस को एक्टिवेट कौन करेगा? 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा सैटर्न, और सैटर्न भी कब करेगा? जब जुपिटर की ट्रांजिट उसके ऊपर से होगी। तो जुपिटर सैटर्न के पास में एंट्री मारेगा कब? 12 साल ये हो गए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ईयर में आएगा जुपिटर। मतलब स्कॉर्पियो साइन के ऊपर सैटर्न, क्योंकि रेट्रोग्रेड होकर स्कॉर्पियो में जाएगा, तो जुपिटर सैटर्न को टच करेगा स्कॉर्पियो साइन में। तो 21 ईयर्स की एज हो गई, यानी कि 21 साल में जुपिटर सैटर्न को एक्टिवेट करेगा। तो 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सैटर्न्स डायरेक्ट एस्पेक्ट ऑन टू राहु। और राहु जब एक्शन में आएगा तो मरकरी को चपत लगाएगा, क्योंकि मरकरी डेबिलिटेट होता है वहां पे 12th हाउस में। और डेबिलिटेटेड मरकरी को जब एक्टिवेट करेगा तो मरकरी तो खुद ही जो है डेबिलिटेशन साइन से सेकंड में बैठा हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे दिखाई दिया हमको 21वां साल, 21 एक नजर आता है और 23rd भी नजर आता है। वाई 23rd? बिकॉज 23rd में सैटर्न के बाद पहुंच जाएगा जुपिटर। 23rd ईयर में ही विल बी देयर इन दी कैप्रिकॉन साइन। कैप्रिकॉन साइन में क्या होता है? जुपिटर डेबिलिटेशन में चला जाएगा, तो डेबिलिटेटेड जुपिटर के नेक्स्ट में राहु बैठा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जुपिटर से हेल्प ही नहीं मिलेगी मरकरी को, तो जुपिटर के आगे जो है राहु, उसके आगे वाले हाउस में मरकरी मिलेगा। तो जुपिटर जो है, जो प्राणवायु है, बड़ी परेशानी में आएगी। यानी जीव कारकों को बहुत तकलीफ होती है। और जीव कारक कौन है यहाँ पे? वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एजुकेशन को भी। तो हो सकता है कि एजुकेशन के समय में कोई डिप्रेशन हो, ठीक है, और स्पेशली वो डिप्रेशन 21st ईयर में और 23rd ईयर में तो पक्का होगा। तो आंसर हमको कंफर्म हो गया
कि यस बिकॉज ऑफ माय कॉलेज एडमिशन, और मेरे जब सीए के और सीएस के एग्जाम थे उस समय मुझे हाईएस्ट डिप्रेशन हुआ। एग्जाम्स को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे भी सैटर्न डिप्रेशन को शो करता है। तो सैटर्न तो खुद स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो साइन हायर लर्निंग का होता है, तो जुपिटर भी परेशान और इसका साइन भी परेशान हो गया, तो फिर तो जुपिटर लर्निंग कैसे करने देगा। चलिए और लेकर चलते हैं एक पॉइंट। देखिए कर्म कारका कौन है? सैटर्न है। तो कर्म कारका सैटर्न इज हैविंग मार्स इन दी 7th, मून इन दी 2nd एंड राहु इन दी 3rd। कुछ समझ में आया क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनाता हूं, दोबारा से सुनो, आपको अपने आप मीनिंग समझ में आएगा। कर्म कारका शनि, उसके ऊपर मंगल 7th दृष्टि डाल रहा है, और चंद्रमा वो 2nd में बैठा हुआ है, और राहु 3rd में बैठा हुआ है पराक्रम हाउस में। कर्म कारका का से पराक्रम हाउस में राहु बैठा हुआ है। क्या समझ में आता है? काम जो रिलेटेड होगा वो वर्क रिलेटेड है पॉइंट, और वर्क रिलेटेड तो है पॉइंट, तुमने देख लिया। सैटर्न के हम कर्म कारक की बात कर रहा हूं तो वर्क रिलेटेड हो गया, लेकिन खुद से एनिमी कुछ प्लैनेट से एस्पेक्ट आ रही है, ध्यान रखो, वो याद रखो मैंने जो बताई थी। एनिमी प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, और एनिमी प्लैनेट एस्पेक्ट करने के बाद में हमारे कामों में रुकावट आना कंपलसरी हो गया। लेकिन बड़ा इफ लगा के चलिए, अगर चंद्रमा जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, अगर कुंडली के अंदर वो बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो रुकावट ओवरकम कर लेगा इंसान। अब यहाँ पे जो चंद्रमा है वो सैटर्न से नेक्स्ट बैठा हुआ है, तो शनि जो है चंद्रमा से पहले बैठा हुआ है, तो 7.5 तो जन्म के समय में स्टार्ट हो गई और जीवन भर चलने वाली 7.5 हो गई है। तो यानी कि चंद्रमा के एक तरफ शनि बैठ गया, दूसरी तरफ राहु बैठ गया, तो अब मन तो परेशान हो गया, 7.5 चलती रहेगी, यानी कि मन जो है काम में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और मंगल एनिमी प्लैनेट की एस्पेक्ट पड़ रही है कर्म के भाव के ऊपर, कर्म कारक प्लैनेट के ऊपर पड़ रही है, तो अब काम के अंदर मन भी नहीं लग पाएगा और काम में बार बार ऑब्स्टेकल्स और परेशानियां खड़ी होती रहेंगी। दूसरी बात है कि जो एफर्ट और जो पराक्रम मिलता है कर्म कारका से 3rd से मिलता है, तो 3rd क्या दिखाएगा? वहां राहु बैठा हुआ है। तो राहु क्या करता है? राहु पराक्रम तो देता है, 3rd हाउस के अंदर राहु पराक्रम तो देता है, लेकिन राहु जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर पैदा कर देता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना देगा। तो ये आदमी काम करने से ज्यादा, क्योंकि राहु के पास में बॉडी नहीं है, राहु के पास में खाली क्या है? माइंड है, सेंसेस हैं, तो वो अपने माइंड में खाली पुलाव पका सकता है, प्लानिंग कर लेगा, लेकिन उससे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो नौकरी के अंदर मेहनत करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे और खाली पुलाव पूरे बनेंगे। ठीक है ना? तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या दिखाती हैं? ये ट्रबल है काम में, यानी वर्क एंड प्रोफेशन में सेटल होने में प्रॉब्लम करेगा ये सिचुएशन। और दूसरी बात, सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, उसको सुनिए बहुत ध्यान से। जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है तो 4 प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्ट करेगा, सूर्य, गुरु, शुक्र एंड बुध। और सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड नहीं है तो राहु को देख रहा है और मंगल को देख रहा है, और चंद्रमा के पहले बैठकर 7.5 की शुरुआत कर रहा है, यानी चंद्रमा के ऊपर भी एफ्लिक्शन डाल रहा है। कुल मिलाकर कर्म कारका प्लैनेट शनि ने सारे प्लैनेट्स को देख लिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये व्यक्ति बहुत सारे दुनिया भर के जितने प्रोफेशन सोच सकते हो ना, और सारे प्रोफेशन में काम करने की सोचेगा। आज इस जगह पे काम कर रहा है, कल को दूसरे जगह पे काम करेगा, तीसरा कल को चौथे प्रोफेशन में, 5वें प्रोफेशन में। दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं बचेगा जो ये ना करना चाहे, सब कर लेगा। और इसे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल और किंग ऑफ नन। तो कहीं पे भी टिक कर काम नहीं कर सकता, छोले बेचने से लेके लोहारगिरी सब काम कर लेगा ये। अब इसमें क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं? क्या आपने अपने जीवन में बहुत सारे जॉब परिवर्तन किए? क्या आपके लाइफ में जॉब प्रोफेशन को लेके आपको इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा? और आंसर वाज एब्सोल्युटली यस। अभी तक अपने जीवन में प्रोफेशन को लेकर स्टेबल नहीं हो पाया हूं। बहुत जल्दी बार बार मुझे नए नए इंटरव्यूज देने की जरूरत पड़ती है, और कई इंटरव्यूज देकर मुझे एक प्रोफेशन में एंट्री मिलती है, फिर मैं नए प्रोफेशन के लिए इंटरव्यूज देना शुरू करता हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसे ही चल रहा है और ऐसी कट। समझ में आ गया कितनी बढ़िया एनालिसिस चल रही है और कितने ढंग से। और देखते हैं, देखिए मून और राहु कंबाइंड दिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन है मून राहु का। हाँ जी। रेट्रोग्रेड राहु मून के साथ कंबाइन हो रहे हैं।
राहु का मून के साथ कॉम्बिनेशन, मून किसको रिप्रेजेंट करता है? 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और राहु मूवमेंट को शो करता है, और मूवमेंट होने वाली चीज क्या होती है? व्हीकल होता है। तो मून राहु का कॉम्बिनेशन आपको व्हीकल से संबंधित चीजों को बताता है, ठीक है, गाड़ी जरूर दिलाएगा। ओके, व्हीकल समझ में आता है। मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है एस्पेक्ट के थ्रू, तो मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? खाने पीने की चीज दिखाता है, क्योंकि मंगल जो है खाने पीने की चीज होती है, ईटरीज होती है, क्योंकि राहु जो है सांप का मुंह है, और Yes. मंगल जो है खाने की चीज होती है, तो यानी खाना तो मुंह से ही खाते हैं ना। तो राहु और मार्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फूड को दिखाता है, खाने को दिखाएगा, ईटरीज को दिखाएगा। मंगल जो है टीथ को दिखाता है, हमारे जो दांत होते हैं वो टीथ को दिखाते हैं। तो इसलिए आपने एक बात जो प्रेडिक्शन बोली थी कि आगे चल के टीथ खराब होंगे, हाँ जी होंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ और भी खराब हो रहा है ना। सैटर्न मार्स के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, 7th एस्पेक्ट डाल रहा है, सैटर्न से मून 2nd है और राहु 3rd में है। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि भैया तेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, तू एक काम कर, तू या तो होटल या रेस्टोरेंट खोल ले, क्योंकि मंगल टीथ को दिखाता है, सैटर्न कर्म कारक का जो है मंगल को देख रहा है, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। और क्योंकि सैटर्न राहु को भी देख रहा है, जो कि चंद्रमा को साथ में कंबाइन हो रहा है, और चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन व्हीकल को दिखाता है, और राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है तुम्हारे फूड को, खाने को, और मंगल दिखाता है दांत, जो खाना आप दांतों से चबा के खाते हैं। तो अगर तू फूड का बिजनेस कर ले, और कौन सा फूड का बिजनेस? रेस्टोरेंट खोल वैन में, वो वैन वाले रेस्टोरेंट नहीं होते हैं चलते फिरते जो है, तो तू वैन वाला रेस्टोरेंट खोल ले, वो बहुत बढ़िया चलेगा, तेरा स्टेबिलिटी मिलेगी, काम होगा, बढ़िया काम चलेगा। उसको बोलना कि वैन एक जगह खड़ी मत कर, बार बार वैन जो है, आज जो है ग्रीन पार्क में लगाई है तो कल मूलचंद में लगाना। या फूड डिलीवरी फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं, वो भी ठीक बात है, फूड डिलीवरी भी कर सकता है, क्योंकि शनि जो है लो ग्रेड काम को दिखाता है, तो फूड डिलीवरी हो सकती है। नहीं, एज इन खुद बना के हायर करके कुक को वो डिलीवर भी कर सकता है खाना। वो भी करे या फूड डिलीवरी करे, व्हाट एवर इट इज, दोनों चीजें चल सकती है। मतलब मूवमेंट दिखे, व्हीकल का इन्वॉल्वमेंट आ जाए और खाने का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, तो एक चीजें चल जाएंगी कुछ इसके लिए। तो हमने पूछा कि क्या तुम ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हो और खाने पीने के सामान से इन्वॉल्व हो? तो बोला, कहने लगे कि मैं तो अब बैंक्वेट रन कर रहा हूँ। तो खाने पीने से संबंधित तो हो गई, लेकिन चलता फिरता तो कुछ है ही नहीं है। बैंक्वेट किसने दे दिया? हमने इसको जब एनालाइज किया तो देखो, बैंक्वेट वगैरह ये वीनस से संबंधित होती हैं, और वीनस का जो है कनेक्शन है मरकरी के साथ में, मरकरी ने साइन एक्सचेंज किया मार्स के साथ में, तो साइन एक्सचेंज एप्लीकेबल होने की वजह से उसने बैंक्वेट खोल दिया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अल्टीमेट कंडीशन बैंक्वेट की लेके आ गया। लेकिन अगर इसने जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, बैंक्वेट भी चलेगा ठीक है, लेकिन अगर ये इटरी बिजनेस में चला जाए, प्रॉपरली रेस्टोरेंट में चला जाए, तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर हिम। व्हाट डू यू से? हाँ जी, वरना शनि का एस्पेक्ट राहु पे हमेशा ट्रबल्स क्रिएट करे। हाँ, ट्रबल तो क्रिएट करेगा, लेकिन राहु जो है ना एक तरह से पैसिफाई हो रहा है। राहु किसी भी चीज को एनलार्ज करने का काम करता है। राहु उस चीज में आता है जहां पे फैसिनेशन हो, जहां पे बहुत ब्यूटी हो। तो जो बैंक्वेट हॉल्स है वहां पे फैसिनेशन है, ब्यूटी है, लग्जरी है, तो राहु उससे प्लीज हो रहा है। लेकिन मून एंड राहु जो आपके ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं, जो मूवमेंट को दिखाते हैं, वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो बैंक्वेट का बिजनेस है, ये पैसा देगा, इनिशियली देगा, कुछ समय बाद ये बैंक्वेट काम नहीं करेगा और बिजनेस फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ट्रेलर के ऊपर एक ट्रक में जो है बैंक्वेट चलाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो बैंक्वेट तो फिक्स्ड है, क्योंकि वो स्थिर राशि में बैठा हुआ है वीनस। अगर आप फिक्स साइन वाले बिजनेस को करोगे, डिस्टर्बेंस आएगी, तो कभी आपको फायदा मिल जाएगा, उसके बाद आपको फायदा नहीं मिलेगा। इफ यू वांट कि कॉन्स्टेंटली आपका जॉब प्रोफेशन चलता रहे, तो व्हाट बिजनेस विल सजेस्ट कि वैन वाला रेस्टोरेंट रखो, और हर जगह पे ऑफिसेस के सामने लगाओ, और अपनी जगह बार बार चेंज करते रहो। यू विल बी मच बेटर, यू विल हैव ए मच बेटर प्रोफेशन। सैटर्न से 2nd हाउस में मून है। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न तो खुद ही पैर है, तो ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपके जॉब को, और मून रिप्रेजेंट करता है घर को। तो घर से ऑफिस तक की जो दौड़ होगी, उसके लिए बड़ी ट्रैवल करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। इससे पूछा कि भाई कि क्या तुम जो है घर से ऑफिस के लिए, तुम्हारा ऑफिस दूर है, तुम्हें ट्रैवल करनी पड़ती है, ऑफिस जाने के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो यस,
1.5 घंटे की ट्रैवल होती है उसके ऑफिस तक पहुंचने में, यानी जॉब स्पॉट, ऑफिस तो नहीं बोलेंगे, जॉब के स्पॉट तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है कम से कम, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर आपको ये ऑफिस की ट्रबल कम करनी है तो मूवमेंट अपने बिजनेस प्रोफेशन में ही ले आओ, वैन में ले आओ। जब वैन चलती फिरती रहेगी, जहां मन चाहे वहां वैन खड़ी कर लो, पहिए लगे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। हमने तो सॉल्यूशन भी बता दिया, देखो ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, सैटर्न जो है जब कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा तो नेक्स्ट साइन केतु आएगा। जैसे ही सैटर्न कैंसर में ट्रांजिट करेगा तो नेटल मून को अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, तो उसको इन्फ्लुएंस कर देगा नेटल मून को, और आगे केतु खड़ा ही है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, यही पॉइंट बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा कैंसर साइन में इन द 5th हाउस, तो मून को एस्पेक्ट भी करेगा और मून के हाउस को ट्रेवल करेगा, तो मून को इंपैक्ट करेगा। मून किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर हाउस में हो तो हाउस चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जॉब में हो तो जॉब चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये बात आ गई। दूसरी बात है कि मून जो है आपके ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चलायमान चीज है, ट्रेवल को रिप्रेजेंट करेगा मून जो है। सैटर्न खुद ही ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, लंबी दूरी की यात्राओं को। अच्छा, सैटर्न क्योंकि वेस्ट कंट्री का प्लैनेट है, वेस्टर्न कंट्री का प्लैनेट है, तो वेस्ट डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और वेस्टर्न कंट्री को और फॉरेन ट्रेवल को भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो जब मून के ऊपर से, यानी मून के साइन से, उसके घर से वो आएगा, तो घर से दूर करने की कोशिश करेगा ना, यानी कि 4th यानी कैंसर साइन में जब आएगा तो घर से दूर करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आगे वाले साइन में केतु बैठा हुआ है, तो जॉब प्रोफेशन ब्रेक भी होगा, आगे आके जॉब प्रोफेशन ब्रेक होने की संभावना भी दिखती है। फिर सैटर्न जो है जब 5th हाउस में आएगा कैंसर साइन के ऊपर, तो एज कितनी हो जाएगी? 13, 14, 15, 16, 17, 17 ईयर्स की एज, 17 साल की एज हो जाएगी उसकी, व्यक्ति की। तो 17 साल से लेके सैटर्न का जो है नेटल सैटर्न कहां तक है? 9th हाउस तक है नेटल सैटर्न। तो यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, तो आप ये कह सकते हो कि 17 साल से लेके 20 साल के बीच में जब सैटर्न कैंसर, लियो, वर्गो और लिब्रा साइन के ऊपर से जब ट्रेवल करेगा, ये जो 4 साल हैं, 17, 18, 19, 20, इन 4 सालों में इस व्यक्ति को कई बार अपना हाउस, अपना रेजिडेंस चेंज करना पड़ेगा। इसकी लंबी दूरी की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होने की पूरी संभावना रहेगी, और साथ ही साथ इसके जॉब में भी ब्रेक आएगा, कामकाज में, प्रोफेशन में ब्रेक आएगा, बिकॉज केतु इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू सैटर्न इन द 4th, दैट मीन्स इन कैंसर। साथ ही साथ सैटर्न विल बी मूविंग टुवर्ड्स आफ्टर क्रॉसिंग केतु। सैटर्न कहां मूव कर रहा है? 9th हाउस की तरफ मूव करता है। 9th हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पिलग्रिमेजेस को। तो ये व्यक्ति जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसमें पिलग्रिमेजेस भी शामिल होंगी, ये पिलग्रिमेजेस के वजह से भी ट्रेवल करेगा, धर्म स्थान की यात्राएं करेगा, क्योंकि पिलग्रिमेज के हाउस के ऊपर जुपिटर की डायरेक्ट एस्पेक्ट भी आ रही है। तो ये कंफर्म हुई बात, ऐसा हुआ। अब मून को एक बार दोबारा पकड़ते हैं। मून सैटर्न और राहु के बीच में हैम्ड है और मार्स से एस्पेक्ट भी हो रही है। मून जो है मन है और राहु क्रिमिनल है, और मंगल जो है डरता नहीं है किसी भी चीज से, वो एनर्जी दे रहा है, तो मन को एक क्रिमिनल एनर्जी प्राप्त हो रही है। और सैटर्न पीछे बैठा हुआ है, तो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है कन्फाइनमेंट को, रेस्ट्रिक्शंस को, लॉ को। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, या विक्टिम बन गया हो, या फिर इसको कभी ना कभी कोई जेल यात्रा या कोई कन्फाइनमेंट की सिचुएशन बनी हो, ऐसी संभावना है। ये चीज कंफर्म हुई कि कन्फाइनमेंट तो नहीं हुआ और ना ही वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन हम तो प्लैनेटरी पोजीशन के बेसिस पर ही बोलेंगे। प्लैनेटरी पोजीशंस तो आपको दिख रही हैं यहाँ पे, बाकी व्यक्ति कहे या ना कहे ये मुश्किल होता है कई बार। कभी भी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं कहता, कोर्ट डिसाइड करती है कि इसने चोरी करी है या नहीं करी। वो तो चोरी कर भी बोलता है मैंने चोरी नहीं करी, आप प्रूव करो कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी करी, आप प्रूव करो।
आप ही देखो ना, जब चंद्रमा यानी मन जो है दो मेलिफिक्स के बीच में हैम्ड है, तो क्यों नहीं करेगा वो? मार्स को उसको एनर्जी दे रहा है अपनी एर्थ एस्पेक्ट से, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। दूसरी बात है, जब मार्स जो है साइन एक्सचेंज कर रहा है, तो मार्स की जो है 10th एस्पेक्ट नहीं होती है, लेकिन मंगल जो है 10वें घर में क्या होता है, 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में क्या होता है, दिग्बली हो जाता है, यानी कि एक्सॉल्टेड फील करता है। तो मंगल से चंद्रमा 10th में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा को मंगल की एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास एनर्जी है, दिमाग है, और वो भी मेलिफिक दिमाग है, वो काम गलत ना करे, ऐसा कैसे संभव है? आप एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं करो, क्या फर्क पड़ता? आप करो ना करो, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, एक और देखिए, जब ये इसी सिचुएशन में जब राहु की महादशा आएगी और शनि देव की अंतरदशा आएगी, क्या होगा बताइए? चंद्रमा जो मन है, राहु की महादशा यानी आगे वाले बैठे वाले प्लेनेट की महादशा और पीछे वाले प्लेनेट की अंतरदशा, क्या करेगा वो? सबसे ज्यादा कुछ मून से रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। हाँ, अब देखिए, कुछ फंसाया यहाँ पे। अब हमने क्या पूछा, भैया ये पीरियड तेरा कैसा रहा? ये जो राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा वाला पीरियड कैसा रहा? तो बोलेगा क्या क्या रहा सर, बहुत बैड रहा पीरियड। तो वो क्या हो गया जी? अजी मेरी शॉप में, मेरी दुकान में चोरी हो गई। हमने कहा भाई, जब हमने कहा कि तुमने कोई क्राइम किया या तुम्हारे साथ कोई क्राइम हुआ या किसी फॉल्सिफाइड केस में आपको फंसाया, तभी हमने पूछा था, तब तो तुमने कहा नहीं कुछ नहीं है। अब फंस गए, नहीं फंस गए यहाँ पे? तो क्राइम उसने किया या उसके साथ क्राइम हो गया, दोनों ही चीज हुआ ना। यहाँ पे मून ने क्या किया, क्राइम करवा दिया ना, उसके दुकान में चोरी हो गई, क्योंकि आगे चोर बैठा है ना, राहु चोर नहीं बैठा हुआ, सैटर्न भी बैठा हुआ है मैलिफिक नेचर का, यानी लॉ के अगेंस्ट जाके काम करने वाला। राहु लॉ के अगेंस्ट में जाके काम करेगा। और क्या हुआ कि जी मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। तो जब शनि एक्शन में आ रहा है राहु के अंदर में, राहु की महादशा है, सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सन आफ्टर रेट्रोग्रेशन, तो क्या इफेक्ट नहीं करेगा? और बिना रेट्रोग्रेशन के सैटर्न इज एस्पेक्टिंग राहु, और सैटर्न को एस्पेक्ट मिल रही है मंगल की, जो कि एक्सीडेंट्स को दिखाता है, तो फादर को एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद में और क्या हुआ, कहने लगे जी वो जो चोरी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मेरे फादर पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर की इंटीग्रिटी खराब है, उसने चोरी करी। तो यानी कि ये जो लीगल इशू खड़ा हुआ, सैटर्न क्योंकि रेट्रोग्रेड था, एस्पेक्ट दी सूर्य को उसने, तो फादर के ऊपर इंटीग्रिटी का इशू आ गया, ये बच गया। और बिकॉज ही इज हैविंग अ जुपिटर, ही इज अ जुपिटेरियन, तो जुपिटर सूर्य के साथ में बैठा हुआ था। ठीक है, और सबसे ज्यादा पिट कौन रहा है यहाँ पे? सूर्य पिट रहा था, तो सूर्य के ऊपर आ गया ब्लेम, ये जो है। तो फिर और ब्लेम तो पब्लिक से आता है, तो फिर मून का कनेक्शन होना चाहिए। मून का कनेक्शन तो है ही ना इसमें। अरे मून का कनेक्शन क्यों नहीं है? पूरा मून का कनेक्शन है। मून का कनेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मून जो है सैटर्न और राहु के बीच में ही तो हैम्ड है, और मंगल के एस्पेक्ट भी आ रही है उसमें। एक और बात हुई कि चंद्रमा भी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मरकरी आफ्टर साइन एक्सचेंज, मरकरी भी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मरकरी तो खुद ही सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो अगर सूर्य के ऊपर अफ्लिक्शन आएगा तो मरकरी तो डायरेक्टली परेशानी में आता है ना, क्योंकि सूर्य के बहुत क्लोज बैठा हुआ है, वो कॉम्बस्ट भी है सूर्य से। तो मरकरी जो है एजुकेशन को है, तो यानी कि इस पीरियड में इसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो गई, और इसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम्स आई, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी आए, डिसऑर्डरनेस भी आई। एक पॉइंट और लेते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेशन के बाद मूव कर रहा है स्कॉर्पियो में। नवंबर 2014 में जब इसकी एज 25 इयर्स की थी, तब ट्रांजिट सैटर्न वाज इन दी स्कॉर्पियो में। जब ट्रांजिट सैटर्न आएगा स्कॉर्पियो में, तो रेट्रोग्रेशन की वजह से नेटल सैटर्न तो मिलेगा ना उसको वहां पे, तो सैटर्न की जो ट्रांजिट होगी वो नेटल सैटर्न के ऊपर से हो रही थी। तो जब नेटल सैटर्न को एक्टिवेट करेगा ट्रांजिट, तो जुपिटर, वीनस, मरकरी और सन का जो कंजंक्शन है थर्ड हाउस में, वो भी एक्टिव हो जाएगा। जिस समय सैटर्न का ट्रांजिट नेटल सैटर्न के ऊपर से स्कॉर्पियो साइन में हो रहा था, तो जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द साइन ऑफ वर्गो इन 7th हाउस। ठीक है, वर्गो साइन के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। तो ये जो नेटल लूप था, वर्गो में आने की वजह से वो नेटल जुपिटर जो है नेटल लूप से बाहर आ गए ना, तो वो वर्गो में चले गए।
तो नेटल लूप से जुपिटर तो बाहर आ गए हाँ जी। और ट्रांजिट नोड्स जो थे वो इन्फ्लुएंस हो गए। और जो 9th हाउस है, एक तो वो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस में जो ट्रांजिट हो रहा है वो सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि कुछ ना कुछ रिलेटेड विद द एजुकेशन और विद द वर्क, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख सकती है। बिकॉज जो जुपिटर है वो अपने नेटल लूप से बाहर आ गया, केतु को क्रॉस कर चुका है, जो हडल्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, नेक्स्ट साइन एम्प्टी है और बाद में उसकी मीटिंग सैटर्न के ऊपर से होने वाली है। और जुपिटर की जब मीटिंग सैटर्न से होगी तो या तो वो उसको एजुकेशन के अंदर ग्रोथ दिला देगी या फिर काम काज में अगर उसकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगवा देगी। तो दोनों ही ट्रांजिट्स जो हैं ये बढ़िया हैं। लेकिन जुपिटर की ट्रांजिट छोड़ के प्रीवियस हाउस में कौन बैठा है? केतु है। तो आंसर बहुत बढ़िया था। आंसर बहुत बढ़िया मिला हमको। कहता है सर समहाउ आई मैनेज टू पास माय सीएस। किसी तरीके से कहने के लड़खड़ाते हुए बस पास कर लिया सर, हो गया बस। कहते हैं सर बहुत बहुत दिमाग लगा, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट मैंने कर लिया। तो ये जो कर लिया वो प्रॉब्लम्स कहां से मिली? केतु से मिली। और बाकी तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, दिख ही रही है चार्ट के अंदर। तो उसने जो है वो कंप्लीट कर ली एंड ही वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो एक जुपिटर से फायदा मिल गया उसको। अच्छा, उसके बाद में जुलाई 2016 में, जुलाई 2016 मतलब 2 साल के बाद में, तो जुपिटर कहाँ पे मिलेगा 2 साल के बाद में? सैटर्न के साथ में पहुंच जाएगा ना स्कॉर्पियो में। तो जुपिटर जब स्कॉर्पियो में मिलेगा तो ही सेड सर 2016 में ना, जुलाई 2016 में आई गॉट माई जॉब। और सर मजा तो तब आया, मतलब जुलाई के बाद में सितंबर में मुझे सर 2 महीने की सैलरी एक साथ मिली। जुपिटर आया, सैटर्न के साथ में मिला, और सैटर्न के एस्पेक्ट कहाँ पे जा रही है? कर्म कारक का प्लैनेट किस एस्पेक्ट? थर्ड एस्पेक्ट जा रही है 11th हाउस के ऊपर, जहां चंद्रमा है। चंद्रमा को एक्टिव करेगा। ठीक है, राहु जो है बैठा हुआ है, वो बढ़ाने की कोशिश करता है किसी भी चीज को। और जुपिटर की एस्पेक्ट कहाँ पे जा रही है? लगन पे जा रही है। लगन यानी ही हिमसेल्फ। तो यानी कि अब उसकी पर्सनैलिटी में इजाफा कर देगा। उसकी जॉब लगी, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम पास हो गया, और सैलरी भी 2 महीने बाद जो है, यानी कि करीब सितंबर के महीने में 2 महीने की सैलरी इकट्ठी मिल गई। तो बंदा जो है खुश हो गया बहुत बुरी तरह से। ठीक है, इतनी ट्रबल देखते साथ उसको 2 महीने की सैलरी एक साथ मिलना, यानी कि बढ़ी हुई सैलरी मिलना, दैट इज ए गुड थिंग। यस। अब एक और पॉइंट बताता हूं आपको, और उसके बाद में पॉज कर देंगे हम आज। देखिए, जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा कैंसर में, और जब जुपिटर लियो में ट्रांजिट करेगा, तो नेटल मून को इन्फ्लुएंस करेगा और ट्रांजिट नोड्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। नेटल नोड्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा और ट्रांजिट नोड्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर बात करी जाए जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर साइन में कब होगा, आप इन द सेकंड साइकिल पकड़ो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ईयर में। ठीक है ना सर, 17 ईयर में होगा। आगे के हाउस में कौन बैठा है? केतु है। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और हम प्रॉब्लम्स कौन सी बताई हैं? हमने बता रखी है सांसों की। जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? सांस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रीदिंग इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ जाएंगे। केतु कट करने की कोशिश करता है तो रेस्पिरेटरी इश्यूज देगा। तो 17th ईयर की एज में, 18 साल की उम्र के अंदर रेस्पिरेटरी इश्यूज देखेंगे। और चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? लंग्स को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारा गवर्न करता है। तो जब जुपिटर एक्सॉल्टेशन में 5th हाउस में आएंगे तो चंद्रमा को एक्टिव करेंगे और केतु उसको ऑब्जर्व करेगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएंगी। साथ ही साथ थर्ड साइकिल के अंदर क्या एज होगी? थर्ड साइकिल के अंदर 29th की एज होगी, 29 और 30 साल की एज में भी। तो 29 और 30 के अंदर भी इसी तरीके की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो एज है, यानी कि 17, 18, उसके बाद में 29, 30, यानी एवरी 12 ईयर ही विल फेस सिमिलर काइंड ऑफ ए सिचुएशंस रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू द थ्रोट, टू द लंग्स। हर बार एक नई नई प्रॉब्लम देगा। और कौन सी प्रॉब्लम्स होंगे? जुपिटर के रिलेटेड होंगी। जुपिटर की प्रॉब्लम्स एक्चुअली लीवर से संबंधित होती हैं, क्योंकि ये 5th हाउस आता है तो आपके स्टमक को दिखाता है। तो लीवर से निकलने वाले जो जूसेस होते हैं, जो हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, वो डिस्टर्ब होंगे यहाँ पे। साइनस से रिलेटेड दिखाता है, आपके लंग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दिखाता है, आपके थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, आपके वेट गेन को दिखाता है। और क्या है, जुपिटर इज ए ओल्ड प्लैनेट,
तो बालों में सफेदी को भी दिखाता है, वैसे भी सन के साथ में बैठा हुआ है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि हाँ कि कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आई, तो यस आई सर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आई मुझे, सांसों की दिक्कत हो गई थी जी मुझे, मेरा वेट भी बढ़ गया था, दोनों चीज कंफर्म हुई। मेरी मेंटल टेंशन बढ़ गई थी जी बहुत ज्यादा। हाँ जी बढ़ी होगी, क्योंकि चंद्रमा एफ्लिक्शन में है तो मेंटल टेंशन बढ़ जाएगी। जुपिटर का काम है किसी भी चीज को इंक्रीज करने का, अब चंद्रमा एफ्लिक्शन में है तो मेंटल टेंशन इंक्रीज कर देगा। ठीक बात है ना। और क्या बोला सर, मेरे जो बाल थे वो सफेद हो गए और ड्राई हो गए, लेकिन स्पेशली सारे बाल नहीं हुए, माथे वाले बाल हुए, यानी कि जो माथे के ऊपर आते हैं, यानी कि आगे की तरफ वाले बाल, वो सफेद हो गए, पीछे से काले थे। जरा इसको भी समझ लेते हैं, ये भी क्या चीज थी। देखिए आगे वाला जो फोरहेड होता है वो जुपिटर बोलते हैं उसको, माथा जो होता है ना वो जुपिटर का एरिया है। तो जुपिटर जो है बालों को ग्रेनेस को दिखाता है, ओल्ड बालों को दिखाता है, और सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है, ठीक है। और सैटर्न की एस्पेक्ट कहाँ पे आ रही है, जहां पे जुपिटर बैठे हुए हैं, यानी कि जो कंजंक्शन है सूर्य जुपिटर वीनस मरकरी का, उस कंजंक्शन पे सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है, यानी कि सैटर्न अपने अंधकार को रखेगा। लेकिन जुपिटर जब मून के ऊपर आया कैंसर साइन के अंदर, तो आने के बाद में मून क्या है, मून जो है सफेद रंग का होता है, सफेदी है। और सफेदी कहाँ ले आया वो जुपिटर, उसको बढ़ा दिया सफेदी को आगे फोरहेड के एरिया में, यानी कि जहां पे जुपिटर का एरिया था वहां पे सफेदी आ गई, आके सारे बाल काले रहे। आगे से देखने में बूढ़ा लगे तो लग गया, पीछे से तो यार। तो ऐसी सिचुएशन बनी। तो ये वाला चार्ट जो है जो कल छोड़ दिया था, आज बहुत लंबी एनालिसिस कर दी इसके ऊपर, समझ में आई। यस सर, यस सर, इंटरेस्टिंग रही आज की यस एक्सरसाइज सर। ये है ना। और लगभग इस चार्ट के अंदर सारे एरियाज टच कर लिए हमने, और एडवाइस जो देनी थी वो भी दे दी, किसी को भी प्रोफेशन की एडवाइस भी दे दी, मनी कंडीशंस भी बता दी, सब हो गया। यस, समझे। इंटरेस्टिंग था। हाँ ये हमने आज और कल में दो मिला के तीनों चार्ट हमने रिव्यू कर लिए है ना, ये तीनों चार्ट को डिस्कशन कर लिया। बाकी के ये जो चार्ट्स हैं इनको नेक्स्ट वीक में लेते हैं, चार्ट नंबर 4, 5, 6 को जो है नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। यस सर। ठीक है, चलो आज ब्रेक करते हैं अपनी क्लास को और फिर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे, थैंक यू बाय। सर, हैव अ गुड डे।